और चलिए आपको एक बार फिर से द्वारका लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन वहां से चल रहा है। विकास के रास्ते पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने जो भी वादा किया वो सब वादे पूरे किए। मोदी जी ने कहा था 2013 में किस देश से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के वक्त की आदत पड़ी थी। पाकिस्तान वालों ने उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होने वाला है, मगर भाइयों बहनों वो भूल गए कि अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। हमले के 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, देखते 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 महीने में 3-3 बार बम धमाके होते थे। 10 साल से बम धमाके का नाम सुना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुना है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश में हर तरह के हथियारी ग्रुपों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे, दफना। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया। मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे। हमने 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ला दिया। द्वारका वाले 5वें नंबर से खुश हो गए, ताली बजा रहे प्रद्युमन जी। मगर माताओं भाइयों बहनों, लिख कर रखना, 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जोर आजमाइश की जा रही है दिल्ली चुनाव के मद्देनजर। वहीं दिल्ली के चुनावी शोर के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने भी जोर शोर के साथ प्रचार किया और दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अब चूंकि जो चुनावी प्रचार का है आज अंतिम दिन है, जाहिर है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जोर आजमाइश कर रही है और अगर देखा जाए तो एक तरीके से पूरा चुनावी एंगल कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते में चेंज हुआ है। जो लोगों के अंदर भावनाएं हैं, जो लोगों के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो इच्छाएं हो या फिर बीजेपी को लेकर हो या फिर कांग्रेस को लेकर के हो, इस समय क्या ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय लेता हुआ नजर आ रहा है? बहुत रोचक मुकाबला है, लड़ाई है त्रिकोणीय नहीं, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। लेकिन डिसाइसिव फैक्टर है कांग्रेस। कांग्रेस का अगर वोट परसेंटेज 4.30 से बढ़कर 10 हो जाता है, कांग्रेस भले ही 12 या 16 का आंकड़े की बात कर रही है और बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है और भले ही आखिरी के समय में, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां हो रही हैं और उसमें भीड़ भी नजर आ रही है। अगर, और मैं आपको खास तौर पे कुछ नाम बताना चाहती हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा गया था कि दलित
और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। तो हम बात लड़ाई है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, लेकिन जो ये कुछ सीट्स है जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, उसमें एक है देवेंद्र यादव की सीट। संदीप दीक्षित वाली सीट पे तो माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बी टीम जैसी है, क्योंकि ये वो सीट्स हैं कांग्रेस की जो ये डिसाइड करेंगी कि चुनाव किस तरफ जाएगा। अनिल चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हर्ष चौधरी हैं, रोहित चौधरी हैं, अभिषेक दत्त हैं और फरहाद सूरी है, कुंवर कर्ण सिंह हैं, अली मेहंदी है, रागनी नायक है, राजेश लिलोटिया है, अर्जुन भडाना है, मुदित अग्रवाल हैं, अबीरा खान है और सुरेंद्र जो बवाना वाली सीट है। ये वो सीट है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जाहिर तौर पे एक तरफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने चारों मोर्चे पर, आपने देखा कि 360 गांव के प्रधान और शीर्ष जो लोग हैं उनसे अमित शाह ने खुद मुलाकात की और पूरे के पूरे गांव का वोट कैसे कन्वर्ट हो, इसके अलावा कॉलोनियों का जो वोट है अरविंद केजरीवाल का, उसको डेंट करने के लिए किस तरीके से काम किया। मिडिल क्लास का हम सबके सामने उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल ने मांग की, भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास जो हो सकता है छिटकता, हालांकि वो वोट बैंक बीजेपी का ही है, लेकिन अगर वो छिटक के जाता तो वो अब नहीं जा सकता। फिर झुग्गी झोपड़ियों पे जो पिछले 6-8-10 महीने से प्रयास चल रहा है। और इन सब के अलावा अगर आप ये पूछेंगे कि चुनाव 3 बड़े फैक्टर क्या हैं, तो पहला फैक्टर हिंदुत्व वाले फैक्टर पे चुनाव, दूसरा फैक्टर जाति और तीसरा फैक्टर फ्रीबीज और चौथा फैक्टर कांग्रेस की बढ़ते हुए वोट बैंक की उम्मीद। तो जाहिर तौर पे इन फैक्टर्स पर चुनाव टिका हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार किसी न किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, आपदा कहकर भारतीय जनता पार्टी, आपने अमित शाह को सुना, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बम धमाके होते थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातें याद दिलाते हुए आज ये चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तब तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि जो अलग अलग राज्य है वहां से आई हुई जनता है, तो क्या वाकई हिंदुत्व का फैक्टर या फिर जात का जो फैक्टर है वो दिल्ली में भी लागू होगा, और क्या इसको इनकैश करके बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है? देखिए, धर्म और जात दोनों ही फैक्टर है, पर अगर धर्म की बात करें तो हिंदू फैक्टर से ज्यादा आप देखिए, भले ही मुस्लिम बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं बहुत, लेकिन फिर भी अगर वो पोलराइज होता है, जब हिंदू मुस्लिम पोलराइज होता है तो हिंदू पोलराइज होगा, और भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे यही चाहती है। लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कई राज्यों में तो जैसे महाराष्ट्र में बहुत पोलराइजेशन हुआ, हिंदू पोलराइजेशन, लेकिन कई राज्यों में जैसे कि 2024 के चुनाव में हिंदू पूरा एकजुट पोलराइज नहीं होकर जाति पर चुनाव हो गया और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां योगी आदित्यनाथ की रैली करी है, वक्फ का जिक्र किया है, वहां पर जातियों में भी अलग अलग तरीके का प्रचार किया है, मिडिल क्लास को अलग देखा। फिर सबसे बड़ी बात है कि जातियों के लिहाज से देश भर के उनके जितने भी नेता थे, ओबीसी, एससी, दलित, उनको बुला के मैन टू मैन मार्किंग की है। फिर गांव के लिए अलग प्रचार है। फिर आप देखिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए अलग प्रचार था, झुग्गी झोपड़ियों को घर देने की योजना का अलग प्रचार था, और फिर फ्री बीज का अलग प्रचार है। वो फ्री बीज जो जाति धर्म से ऊपर है, हर जगह जाती है। तो ऐसा कोई धर्म, जाति, फ्रीबीज, योजनाएं, विकास के साथ साथ हर मोर्चे पर, फिर टैक्स का मुद्दा आ गया, फिर नौकरियों का मुद्दा आ गया, ऐसा कोई मोर्चा इस बार बीजेपी ने नहीं छोड़ा, और इसकी एक सिंपल वजह है। जाहिर तौर पे चुनाव के नतीजों में ये पूछा जाएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और देश में, दुनिया में ये चर्चा होगी कि नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने लेकिन 3 बार दिल्ली नहीं जीत पाए, और ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। तो ऐसे में ये चुनाव नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल। इस चुनाव में कांग्रेस कितना वोट परसेंटेज बढ़ा पाती है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल का कितना वोट परसेंटेज घट पाएगा, एक ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा, क्या झुग्गी झोपड़ी वाले अरविंद केजरीवाल से छिटक रहे हैं या नहीं, ये 2 बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब 8 तारीख को मिलेगा। अदिति, इसी बीच बड़ी खबर एक बार जरा बता दें अपने दर्शकों को। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज, थोड़ी देर में दिल्ली में चुनावी प्रचार थम जाएगा। सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ने सियासी ताकत झोंकी। रैली, रोड शो से सियासी दलों ने माहौल सेट करने की कोशिश की है। अदिति, एक तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर बड़ा की रोल होने वाला था कांग्रेस का, लेकिन ऐसा लगा कि जो चुनावी प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया गया वो बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर नहीं किया गया। तो क्या कांग्रेस ये जानती थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, 0 से ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है, चलिए 4-5 आ भी गए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ये वजह है कि कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में नहीं उतरी? या फिर ये भी वजह हो सकती है कि आखिरी दौर में हमने देखा है राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो,
मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो चुनावी जो रैलियां हैं वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इतने नेक टू नेक टक्कर में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बीच जो हो रही है उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि जाहिर है कांग्रेस को जितने वोट मिलेंगे कहीं ना कहीं वो वोट कटेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए। शिखा, मैं फील्ड में जब रहती हूँ तो ये कहना कि कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही शायद गलत होगा। अब आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के सामने किसी और पार्टी की मेहनत को कंपेयर करें तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन पर बहुत नेता हैं, ग्रास रूट पे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, आरएसएस है, इसलिए और उनका स्ट्रैटेजी और सरकार भी है, पूरा सरकारी तंत्र भी है। लेकिन मुझे लगता है पहली बार बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस एक्चुअल में किसी विधानसभा में इतनी मेहनत कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, एससी के लिए एक अलग पर्चे हैं जिसमें कांग्रेस का हाथ नहीं है, लेकिन पर्चे डोर टू डोर। सबसे पहले जब चुनाव शुरू हुआ था उन्होंने एक सर्वे कराया था कि किस विधानसभा में कितने दलित हैं, एससी वोट बैंक है और कितने मुस्लिम वोट बैंक है। उन्होंने कम से कम, ये पहला चुनाव होगा जिसमें एक पर्चे डोर टू डोर बांटे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एससी या दलित समुदाय के साथ क्या किया, एक्सपोज किया आम आदमी पार्टी को। वैसे ही मुस्लिम समुदाय में बताया कि आपकी सैलरी नहीं दी, आपके साथ क्या किया, उस दंगों में नहीं पहुंचे। तो ये माइंड गेम। दूसरा डोर टू डोर कैंपेन, और तीसरा मैंने आउटडोर कैंपेन ही दिल्ली चुनाव में देखा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में आउटडोर कैंपेन नहीं किया था, कांग्रेस ने झारखंड में नहीं किया था, यहाँ तक कि कांग्रेस का आउटडोर कैंपेन 2024 के चुनाव तक में नहीं था। ये दिल्ली है जिसमें आउटडोर कैंपेन कर रही है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी बीच में बीमार हो गए और उनकी रैलियां लेट हुई, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर जो भी उसकी क्षमता है कांग्रेस की, आप जानते हैं कांग्रेस एक अलग तरीके की पार्टी है, उसकी अपनी क्षमताओं से वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ रही है। और कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं, पाने के लिए एक सीट ही बहुत है। अगर वो 1 से 2, 3, 4 सीट, हालांकि उसकी इच्छा है कि वो 6 सीटें जीते, 8 सीटें जीते और विधानसभा में 8 सीटें डंके की चोट पे, उसको पता है वो सरकार नहीं बना रही है, पर वो चाहती है कि उसका अस्तित्व दिखे, वो खोई भी जमीन में कुछ तो दिखे। पिछले 2 चुनाव 2015 और 20 को देखें तो 2024 का चुनाव, 25 का चुनाव कांग्रेस अपने बेस्ट क्षमता से लड़ रही है, एक ये बात। और दूसरा, जाहिर तौर पे जितना भी वोट कटेगा अरविंद केजरीवाल का, बीजेपी को फायदा। अब तीसरी बात है कि आपने एक सवाल अभी ये कहा कि चुनाव प्रचार थम गया है। सही मायने में कहते हैं कि चुनाव के एक दिन पहले की दिन या पहले की रात जो होती है वो कयामत की रात होती है। तो ये जो 1.5 दिन होने वाला है ना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता या नेता करें, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता नेता करें या कांग्रेस के, ये जो डोर टू डोर कैंपेन, ईयर टू ईयर कैंपेन, फेस टू फेस कैंपेन, आई टू आई कैंपेन, तो ये कैंपेन अपने आप में वो मूड सेट करता है कि जब सुबह वोटर जाएगा वोट पे बटन दबाने तो क्या सोच के जाएगा। आपने महाराष्ट्र में देखा कि विनोद तावड़े का जिक्र आया कि वो पैसे लेके बैठे थे, जाहिर तौर पे फिर उस पर तमाम चीज़ें हुई। आपने देखा कि कैसे शिवसेना बर्तन बांट रही थी रात को। तो जो 1.5 दिन है ये बहुत डिसाइसिव है। ये जो स्विंग वोटर्स होते हैं, जो बीच में सोच रहे होते हैं क्या करें, यहाँ वोट दें, वो स्विंग वोटर्स। लेकिन अदिति, क्या 8 से एक सीमित आंकड़ा तक पहुंचना ये बीजेपी के लिए वाकई दिल्ली में इतना आसान होने वाला है? देखिए, बीजेपी किसी भी स्थिति में जाहिर तौर पर सरकार बनाना चाहती है, पहला, या किसी भी स्थिति में वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल 40 से ऊपर ना जाए। और बीजेपी ये मान रही है कि या तो हम सरकार बनाएंगे और या हम किसी भी स्थिति में उनको 40 पे रोक देंगे। और अक्सर होता है, देखिए 70 विधानसभा में आंकड़ा क्या है, जो जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाता है। और फिर जाहिर तौर पे बहुत सारे ऐसा भी, क्योंकि ये दावे तो हैं ही कि क्या 40 में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल पाएगी। और अभी तो सबसे बड़ा कैंपेन ये चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल हो या मुख्यमंत्री हो, वो जीत रही हैं कि नहीं जीत रही हैं, मनीष सिसोदिया का क्या होगा। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिच पर ही राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेस्ट ताकत झोंक दी है। लेकिन उनके लिए आसान इसलिए नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी तीसरे साल की होगी। जाहिर तौर पे ये चुनाव देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव बेहद रोचक मोड़ पर है। और ये आखिरी के जो 1.5 दिन हैं, जिसे कहेंगे कि 48 घंटे से भी कम 40 घंटे, ये 40 घंटे और डिसाइसिव होंगे उन स्विंग वोटर्स के लिए। और ये जो घर घर कैंपेन होगा, आई टू आई, ईयर टू ईयर कैंपेन जो होने वाला है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 8 तारीख को ये तय होगा
कि नरेंद्र मोदी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका चेहरा सब कुछ पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पे बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। 8 तारीख को ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस दिशा में होगी। या तो वो खड़े हो जाएंगे तीसरी बार के मुख्यमंत्री के रूप में, या कहीं चौथे बार के, और ममता बनर्जी और फिर उनका कद इंडियन पॉलिटिक्स में अलग हो जाएगा, या ये देखा जाएगा कि अब पंजाब की सरकार भी रहेगी या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैसले। और अगर दिल्ली में 4 वोट परसेंटेज से कांग्रेस नहीं बढ़ पाई, 6-7 पर आके अटक गई, तो एक बार फिर सवाल होगा राहुल गांधी पे, कांग्रेस के संगठन पे, कि कांग्रेस क्या चाहती है और अब और कितना समय लगेगा। अदिति, आप ग्राउंड पर मौजूद रही हैं, आप 3 अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मैं पूछूं जो पूरे दिल्ली चुनाव को एनरूट करने की कोशिश कर रही है, 3 वो मुद्दे क्या हैं बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन एक मैं अपना पर्सनल जवाब जरूर देना चाहती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो होना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टियों का भी होना चाहिए और उससे ज्यादा वोटर्स का होना चाहिए, वो नहीं है कि शहर की साफ हवा जिससे हम जिएंगे, हमारे बच्चे जिएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन जिएगी, हमारे स्वास्थ्य जुड़ा है उससे, वो किसी की चिंता नहीं है। ना वोटर उस पर बात करते हैं और ना ही पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में उसके लिए कोई वादा है। शायद लगता है कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही जीवन है दिल्ली में और ऐसे ही जीना है। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ी आयरनी है। दूसरी बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है नरेंद्र मोदी का चेहरा, विकास, डबल इंजन की सरकार, कि 10 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। अगर विकास की रफ्तार चाहिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार लानी होगी, डबल इंजन की होगी। तो चाहे सड़क की बात होती है, गड्ढों की बात होती है, तमाम तरीके की नौकरी से लेकर अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की बात होती है, वो सब कुछ होगा। तो जाहिर तौर पे उस एजेंडे के साथ जो फ्री बीज की योजनाएं भी चलेंगी, वो वोट के लिए जरूरी है। अब बात आपने आम आदमी पार्टी की पूछी। आम आदमी पार्टी के पास इतने नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिए उनके एंटी, जैसे कि शीश महल हो गया, लेकिन हर बार उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। आम आदमी के पार्टी के पास अगर कोई एक सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है जीरो बिजली का बिल। आज भी वो घर घर में यही है कि आप के बिल नहीं आता बिजली का। और ऐसा नहीं कि ये मैं लोअर मिडिल क्लास की या एकदम निचले तबके की बात कर रही हूँ, यहाँ तक कि अपर मिडिल क्लास भी ये कहता है कि हमारा बिजली का बिल नहीं आता। अब कोई रात भर जनरेटर चला के ऑटो की बैटरी चार्ज कर रही, रिक्शा की, तो बात अलग है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर अपनी एक वो साधारण जो इमेज है जिसको उन्होंने इंटैक्ट करने की कोशिश की है इस्तीफा दी के, वही से अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि सही मायने में आम आदमी पार्टी के पास उन्होंने 10 साल में क्या बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोहल्ला क्लिनिक और वो बिजली फ्री जो है, पानी फ्री है, उसी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो ऑटो रिक्शे वाले और जो सबसे निचला तबका है उसके वोट बैंक को संजो के रखकर एक बार फिर चुनाव में लड़ाई लड़के जीतने की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी कोशिश इस समय आबाद कर रही है। जाहिर है आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में जो किस्मत है उसका डिसीजन लेने वाली है जनता। 8 को आएंगे चुनावी नतीजे दिल्ली विधानसभा चुनाव के और तब सारी तस्वीर जो है वो अदिति क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।